भारतीय इतिहास में बहुत कम ही टॉपिक बचे हम लोगों के पास। आज हम लोग देखते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक की कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो मौर्य साम्राज्य जो अशोक था, कि अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से हैं। वे भारतीय महाद्वीप के सबसे बड़े राज्य का गठन किया था, मौर्य साम्राज्य का। विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त अभिलेख है उसमें देवानाम प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया अभिलेख को। देवानाम प्रियदर्शी, भब्दू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी अशोक को ही किया है, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य का है। मास्की, गुर्जरा, नित्तु तथा उदगेलम अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स बिशप ने अशोक के लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने अशोक के लेख को पढ़ा सबसे पहले, तो जेम्स बिशप, क्योंकि वो लेख जो अभिलेख होते हैं उसकी लिपि को फिर पढ़ने के लिए चाहिए, लिपि क्या है, उसका क्या मतलब है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के जीवन एवं उनकी नीतियां इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम धम्म प्रसादिका और शुभद्रांगी था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पत्नी असिंधी मित्रा, महादेवी पद्मावती, किस्य रक्षिता और प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियां संघमित्रा तथा चारुमती एवं दो पुत्रों कुणाल और महेंद्र के नाम का उल्लेख मिलता है। अब इनमें से जो अन्य ग्रंथ होंगे उसके हिसाब से हो सकता है कि नाम में भिन्नता हो, संख्या में भिन्नता हो। पुत्र जलौक का उल्लेख राजतरंगिणी में जो कलहन द्वारा रचित है तथा तीव्र का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। जलौक एक अलग पुत्र हुए जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, राजतरंगिणी में। एक अलग पुत्र हुए तीव्र, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रयाग स्तंभ में। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने राज्यकाल के दौरान संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने काफी प्रयास किया और इस संबंध में उसने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के ज्ञाताओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा। अन्य धर्मों के प्रति भी ऐसा नहीं था कि बौद्ध के जो अनुयायी थे तो अन्य धर्मों को नहीं मानते थे या उसके विरोधी थे, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। अब इनके राज्याभिषेक और विजय अभियान की बात किया जाए तो अशोक को राज्य प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अशोक 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे, किंतु उनका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में ही हो सका। मतलब गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ, यानी कहीं स्ट्रगल रहा होगा, कहीं कन्फ्लिक्ट रहा होगा। महावंश और दीर्घवंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और दिव्यवादन, चीनी ग्रंथ फायुएन चुलिन और तिब्बती लेखक तारानाथ भी उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन करते हैं, उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था। और इसके पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर आसीन हुए। 273 में तो ये गद्दी पर बैठ गए, हत्या करके के बाद कन्फ्लिक्ट हुआ और 269 में फुल्ली राज्याभिषेक इनका हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और युद्ध की हिंसा से दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और शांति के सिद्धांत का पालन किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में कलिंग की विजय की थी और उनका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंदराज था और कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा में है वहां युद्ध 261 ईसा पूर्व में लगा गया था। ठीक है, यानी 269 में गद्दी पर बैठे, 261 ईसा पूर्व। अशोक का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसका साम्राज्य भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। यवन राजाओं से उनके कूटनीतिक संबंध थे। अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उनके 5 यवन राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसमें अंतियोक, तुर्मे, अंतकीनी, मग,
और अलिक सुदनर प्रमुख हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो आरंभ में अशोक वैदिक धर्म का पालन करता था, लेकिन कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव धर्म का भी उपासक थे और विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में सर्वत्र देवना प्रिय कहा गया है, देवताओं को भी जो प्रिय लगे, और यह उनके वैदिक धर्म में आस्था का संकेत। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने शिकार और पशु हत्या का त्याग कर दिया। उसने ब्राह्मणों, श्रमणों और गरीबों को दान दिया और इसके साथ साथ उन्होंने हॉस्पिटल्स, पाठशाला और मार्गों का निर्माण कराया और कई जन कल्याणकारी कार्य भी किए। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षित किया था और एक उपासक के रूप में अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? गुप्त ने दी। निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी का प्रमाण मिलता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को या विद्वानों को भेजा। श्रीलंका तो अपने पृथ्वी को ही भेजा था। अशोक के अभिलेख। अशोक ने अपने राज्यकाल में कई महत्वपूर्ण अभिलेख जारी किए। यह अभिलेख भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक है। इन अभिलेखों से अशोक के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उनके समय काल के बारे में अपेक्षाकृत सटीक जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में अशोक ने कई आदेश जारी किए हैं और अशोक पहला ऐसा शासक था जिनके अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया जाता। अभी तक अशोक के 47 से अधिक स्थलों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 150 से भी अधिक है। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान में यह अभिलेख भाषा अरमाइक और यूनानी दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण किए गए हैं। अब स्तंभ अभिलेख जो अशोक के मिले हैं या बृहद शिलालेख है, उसके संबंध में जान लें कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया अभिलेख स्तंभ लेख एवं शिलालेख के रूप में स्तंभों, चट्टानों एवं गुफाओं पर खुदवाए गए थे। अशोक के 14 बृहद शिलालेख कालची, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सुपाला, धौली, जोगर, गिरनार व येरागुड़ी नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। धौली और जौगर के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख हैं जिनसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। कलिंग प्रज्ञापन, इनमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक के शासन नीति के विषय में जानकारी मिलती है। इनका निर्माण शासकों द्वारा अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाता था। कई अभिलेखों में शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाता था ताकि लोग उसे पढ़कर उनका अनुसरण कर सके। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में है। यह लौरिया अरराज, लौरियानंदगढ़, टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली, इलाहाबाद तथा रामपुरवा में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, के किले में रखा गया था। किस अभिलेख को? ये जो अभिलेख मिले थे प्राकृत भाषा में, जो अभिलेख मिले थे, जो लौरिया अरराज, लौरियानंदगढ़, टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली में और इलाहाबाद तथा रामपुरवा में जो अभिलेख मिला, अभी कहाँ है? कौशाम्बी। इसके बाद कौशाम्बी स्तंभ लेख में स्त्री महामाता अशोक की रानी कारुबाकी तथा पुत्र टीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इन अभिलेख में अशोक का देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भूमध्य सागर के लिए प्रचार किया। इनके बृहद शिलालेख की बात की जाए तो पहला शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है जिसमें मनुष्यों और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चूल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केवलपुत्र की चर्चा है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का अधिकार
आदेश, देखिए आज भी दौरा के लिए भेजा आदेश जारी होता है। चौथा जो अभिलेख है उसमें धम्म घोष की घोषणा है। पांचवा अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। छठे अभिलेख में प्रतिवेदक की चर्चा है। सातवें अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का उल्लेख है। आठवें अभिलेख में अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। नौवें अभिलेख में कर्म कांडों की निंदा की गई है। 10वें अभिलेख में धम्म नीति की विशेषता पर बल दिया गया है। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वें अभिलेख में अशोक द्वारा प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। ये 14 बृहद शिलालेख थे अभिलेख। अब लघु शिलालेख एवं लघु स्तंभ लेख क्या क्या अशोक के? तो अशोक के लघु शिलालेख येरागुरी, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जतिन रामेश्वर, गोबी मठ, मास्की, गुर्जरा, सहसाराम इत्यादि से प्राप्त हुए हैं। इन स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से धर्म तथा प्रशासनिक बातों का वर्णन किया गया है। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राज घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के प्रमुख लघु अभिलेख सांची, सारनाथ, कौशाम्बी तथा निगाली सागर से प्राप्त हुए हैं। रमीदेई अभिलेख अशोका का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेखों की विषय वस्तु प्रशासनिक है, जबकि रमीदेई अभिलेख का विषय आर्थिक है। रमीदेई स्तंभलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये थे सम्राट अशोक का जीवन, उनकी प्रशासनिक राजकीय व्यवस्था, उनके अभिलेख से संबंधित सभी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी को यहाँ समाविष्ट की गई है। अगले क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त, बिंदुसार आदि के बारे में